बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। Of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स पर दस्तखत हो गए और इस डील के बाद भारत में यूरोप से आने वाली तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। साथ ही भारत से बहुत सारा सामान कम ड्यूटी के साथ यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट हो सकेगा। भारत जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपियन यूनियन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और दोनों ही मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा अपने पास रखते हैं। इतने बड़े पैमाने पर दो लोकतांत्रिक शक्तियों का आर्थिक गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ है और इसीलिए इसे सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचा बदलने वाला समझौता कहा जा रहा है। ये सिर्फ टैरिफ में कटौती की डील नहीं बल्कि श्रमिकों के अधिकारों से लेकर पर्यावरण मानकों, डिजिटल डेटा सुरक्षा, सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी वाला समझौता है और इसे आधार बनाकर भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम तय हो सकते हैं। इस वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट और भारत के उभार का सबसे बड़ा असर राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत पर पड़ेगा। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी बन रहा है, जिससे अमेरिका, यूरोप, जापान, इंडो पैसिफिक देशों के साथ उसकी बातचीत की हैसियत बढ़ेगी। चीन पर निर्भरता घटने से भारत को व्यापार नियम और सुरक्षा ढांचे में ज्यादा प्रभाव मिलेगा और वो विकासशील देशों की आवाज बनकर नई विश्व व्यवस्था को आकार देने की स्थिति में आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए डील भारत को तीसरे ध्रुव के रूप में मजबूती देगी और इंडो पैसिफिक में चीन पर डिपेंडेंसी को कम करेगी। आज इसी एफटीए डील को समझने की कोशिश दहाड़ की चर्चा में करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन की तरफ से उर्सुला वॉन डर लेयन की तरफ से क्या कहा गया है, आपको वो सुनवाएंगे। जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। The world's two largest economies and democracies launched their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. तो आइए सीधे चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को बताने में माहिर हैं और जेएनयू से हमारे साथ मौजूद है। शरद कौली जी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ। चारू, आपके साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि 18 साल की बातचीत के बाद ये हुआ है कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर आखिरकार मोहर लग गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बता दिया है।
भारत इसमें कितना बेनिफिशियरी, किस हद तक बेनिफिशियरी, और बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में भारत की पोजीशनिंग को कैसे मजबूत करता है? नमस्ते और मेरी शुभकामनाएं आज सारे देशवासियों को, क्योंकि ये सच में मदर ऑफ ऑल डील्स है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का साइन किया हुआ 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप नंबर्स का अंदाजा लगाइए पूर्णिमा जी, भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ईयू विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टुगेदर ये दुनिया का 1/4 जीडीपी कंट्रोल करते हैं। 1/4 ऑफ द मनी of the trade of everything consequential in the world is controlled by these two economies, India और EU। आज 27 देशों तक भारत की वस्तुएं, भारत की सर्विसेज पहुंच पाएंगी और भारत में आने वाली बहुत सारी यूरोपियन चीजें जो है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो बाकी वस्तुएं हो, उनके ऊपर से ड्यूटी हट जाती है। 99% चीजें अब जब भारत की EU तक जाएंगी उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। हमारी बीच में जिस तरीके से ट्रेड बढ़ेगी उसमें टैरिफ फ्री हो जाएगा, टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, बाकी की चीजें नहीं जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक भारत की लीडरशिप के ऊपर ठप्पा है, ये रातों रात की गई कोई डील नहीं है। इसे 19 साल हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार की 10-11 साल की बहुत मेहनत, बहुत पुश के बाद आई है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी ट्रेड को और इसीलिए हम अपनी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब 22 देशों के साथ, 22 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके देश के ट्रेडर्स को एक्सेस मिलता है तो ये बहुत बड़ी डील हो जाती है। 75 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। 33 बिलियन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यूएसडी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, वो चाहे लेदर हो, वो चाहे टेक्सटाइल हो, जेम एंड ज्वेलरी हो। छोटा सा काउंटर क्वेश्चन चारू, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन। आपने कहा कि ये डील एक्सपोर्ट बूस्ट देती है, तो एक्सपोर्ट बूस्ट के साथ साथ क्या ये इंपोर्ट सर्ज का दबाव नहीं बढ़ाएगी? एब्सोल्युटली, इंपोर्ट सर्च भी आप ये देखिए ना कि कुछ चीजें जो यूरोप से अब तक आती थी वो उनके ऊपर ड्यूटी टैरिफ बहुत ज्यादा था। आप गाड़ियों का उदाहरण ले लीजिए, 110% था जो अब कम होकर 10% पर आ जाता है। इतना बड़ा उसमें जंप और लीप है। देखिए, दुनिया एक गांव है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि अब वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स भी बहुत तरीके से हमारे लिए अहमियत रखता है। हम मल्टीपोलराइजेशन में विश्वास रखते हैं, दुनिया के हर कोने के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी। अजय उपाध्याय जी, आप इसे किस मेरिट पर आंकते हैं? मदर ऑफ ऑल डील्स, एक लंबा इंतजार और उसके बाद एफटीए पर मोहर। पूर्णिमा जी, सरकार को जो काम सरकार ने इस मुद्दे पर किया है, निश्चित तौर पे इससे देशवासियों को एक लेवल पर लाभ है। जैसे निर्यात के फ्रंट पर यदि देखें, सरप्लस अभी भी हमारा वहाँ है निर्यात, और 27 देशों का जब इस तरह का ये सिस्टम डेवलप हो रहा है तो अर्थशास्त्री भी बताएंगे, और मुझे लगता है इसका लाभ निश्चित तौर पे निर्यातकों को होगा, भारतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को भी लाभ होगा, और एफडीआई के फ्लो को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। सरप्लस चेन सप्लाई जो है हमारा, इससे कहीं ना कहीं निर्यात सेक्टर को लेकर के और बाकी चीज़ों में बढ़ेगा। एफटीए जहाँ जहाँ भी हुआ है, चाहे ये आसियान देशों के साथ हुआ हो या आस पड़ोस में कई देशों के साथ है, निश्चित तौर पे उससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। हाँ, यहाँ कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनको सरकार मुझे लगता है ज़रूर ध्यान में रखी होगी जब बातचीत चल रही थी, क्योंकि वर्षों की बातचीत के बाद ये परिणाम आया है। और चुनौती जो सबसे ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन के साथ जो सख्त कुछ नियम है, जैसे पर्यावरण को लेकर, लेबर लॉज को लेकर के और फूड सेफ्टी को लेकर के, इस पर हम कहाँ तक उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, और हमारे जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं उन पर जो नियमें लागू होंगी, ये सख्त नियमें, उसका वो कहाँ तक राहत ले पाएंगे और उन मुश्किलों को कैसे सामना करेंगे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, सरकार ने जो समझौता किया है उस पर जब डिटेल्स में बातें आएंगी तब। कृषि और डेयरी सेक्टर पर भी इस पर दबाव बढ़ने का खतरा इसलिए है क्योंकि यूं में सब्सिडी के माध्यम से वहाँ जो है चीज़ें सस्ती हैं। हमारे यहाँ का जब मार्केट वो लोग एक्सप्लोर करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे मार्केट पर
हमारे जो डेयरी सेक्टर के लोग हैं उस पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर के और डिजिटल नियम को लेकर के है। ईयू का जो GDPR जो है वो बहुत सख्त है। भारतीय IT और डिजिटल क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन कंपनियों को भी उसका अनुपालन करना होगा जब आप FTA में जा रहे हैं। ये सब एक मुद्दे हैं। बौद्धिक संपदा को लेकर भी एक मुद्दा है कि उस पर क्या बात होगी। छोटे छोटे जो हमारे उद्योग धंधे हैं उस पर भी हाईटेक चूंकि इकोनॉमी EU का है और सस्ती मशीनरी वहां मिलती है, जो लाभ हमको जैसे गाड़ियों के क्षेत्र में लाभ रियल बात है कि मिलेगा टैक्स जब कम होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ के बहुत सारे पार्ट पुर्जे बनते हैं उन पर उसके कितने असर होंगे, क्योंकि वहाँ के हाई टेक्नोलॉजी को ये कितना प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, छोटे उद्योग हमारे, इन पर भी एक निर्भर करेगा। मैं ओवरऑल इसका स्वागत करता हूँ और इन चीजों के इन मापदंडों का भी सरकार जरूर ख्याल रखी होगी, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है चारों, जल्दी से इसका काउंटर, क्योंकि जो कह रहे हैं अजय उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन वाला जो बोझ है वो भारत पर ना पड़े उनके अपने नियमों के चलते। जी देखिए, हमने लगातार देखा है, वो चाहे US के साथ बातचीत हो या इस बार EU के साथ बातचीत हो, हम जब फ्री ट्रेड डील को डिस्कस करते हैं ये फ्री एट एनी कॉस्ट नहीं होता। इसमें सेफ गार्ड्स बिल्ट इन होते हैं और ये सेफ गार्ड्स हम लोग बहुत केयरफुली डिस्कस करते हैं। तो अगर आज डेयरी या सेंसिटिव एग्रीकल्चर की हम बातें करें वो फुल्ली प्रोटेक्टिव है। एक आपको उदाहरण और देती हूँ, हमारी चाय, कॉफी, हमारे मसाले, फल, प्रोसेस्ड खाना, इन सारी चीजों को अब एक ग्लोबल प्लेइंग फील्ड मिलने वाला है। अगर आप देखें आज के समय में हमारे देश से बाहर जाने वाली वो चाहे चाय कॉफी हो या वो मसाले हो या पैकेज या प्रोसेस्ड फूड हो, उसका मार्केट अब ग्लोबल हो चुका है। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए हमने सेफगार्ड्स दिए हैं कि हमारे डेयरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या हमारे छोटे ट्रेडर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करते हैं पूर्णिमा जी, हमारे इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके उद्योग भी हैं। इन सब लोगों को एक साथ लाभ मिलेगा। हमारे देश के लिए भला है, अच्छा है, तो ही कोई FTA साइन होता है। ठीक है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास आती हूँ, फिर कोहली साहब आपके पास, और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। संजीव जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर साहब, इन भारत और साथ ही EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आप एक क्या नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं ज्वाइंटली, क्योंकि एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एट द मोमेंट है और एक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भारत एक थर्ड पोल के तौर पर इंपॉर्टेंट हो रहा है अब, क्योंकि चीन पर और अमेरिका पर मैक्सिमम कंट्रीज की निर्भरता रही है। ठीक है, इसको जो आपने बार बार जिक्र किया मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो प्रभाव है एक तो लंबी देर के बाद आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसलिए इसको सामरिक नज़रिए से बनाया गया है। दूसरा, इसका प्रभाव केवल यूरोप या भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उसका क्या असर होगा, तकनीक के हस्तांतरण में क्या उसका असर होगा, तो उन सब चीज़ों को भी नज़र में रखते हुए इसकी तैयारी की गई है। इसीलिए इसकी जो सीमा है वो केवल टैरिफ या ड्यूटी कम करने तक नहीं है, उसके साथ साझेदारी, हिस्सेदारी कैसे बनानी है, वर्क फोर्स की मोबिलिटी उसमें किस तरह से लानी है, इनोवेशन में जॉइंट एफर्ट्स कैसे करनी है, तो बहुत सी चीज़ें वो व्यापार से निवेश को लेकर और अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी बनाने की एक मंशा इसमें जाहिर होती है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तेजी से बदलाव आएगा धीरे धीरे, उसमें अलग अलग यूरोप के अपने मापदंड हैं, भारत की अपनी सीमाएं हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि इसका प्रभाव विश्व स्तर पर होने वाला है, ये इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि आपस में यूरोप का जो तालमेल है वो पहले से ही काफी सुदृढ़ है, इसलिए तो आज ये एक तरह से विजन स्टेटमेंट सामने रखा गया है, 24 चैप्टर्स इसमें हैं, उसमें हम इसको कार्यान्वित कर पाएंगे। ये भरोसा यहीं से आता है कि पहले से ही विश्व में भारत और यूरोप के देश जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पर मूल्यों पर, मापदंडों पर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये रुझान हमेशा से नजर आता है। आपस में जो हिस्सेदारी है वो भी पहले से सुदृढ़ है। करीब करीब 200 अरब डॉलर यूरोप के देश भारत में निवेश कर चुके हैं, उनकी 6000 से ज्यादा कंपनियां भारत में हैं आज। ठीक उसी तरह से भारत भी करीब 40 अरब डॉलर वहां निवेश कर चुका है,
1500 भारतीय कंपनी अलग अलग देशों में यूरोप में आज हैं। तो पहले से ही तालमेल बना हुआ है, खासकर कुछ देशों के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, कुछ देशों के साथ ज्यादा अच्छा तालमेल था। अब ये क्योंकि ढांचा बना दिया गया है, उसके चलते सभी 27 देशों के साथ एक ही तरीके से, एक ही मंच पर, एक ही मापदंड को सामने रखते हुए हिस्सेदारी आगे बढ़ेगी। और एक और जो बड़ा दिलचस्प पहलू है वो ये कि भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह का एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की लगातार कोशिश में था, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। वहां नहीं हो पाने से तो ये जो यूरोपीय देशों को लगा कि उन पर भी एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स का जो है वो खतरा मंडराता रहता है। पिछले 7 सालों में 3 गुना ड्यूटीज हो गई हैं यूरोप की जो निर्यात होता है अमेरिका के लिए। भारत पर भी इसी तरह से 50% टैरिफ लगा हुआ है। और खासकर इन क्षेत्रों में देखें, भारत की बात करें तो सबसे बड़ी चोट जो भारत के निर्यात को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से लगी है वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पे और जेम्स एंड ज्वेलरी पे। और दोनों में ही इस एफटीए में साफ कहा गया कि टेक्सटाइल और अपैरल में जो करीब करीब 9%, वैसे कहने को एवरेज जो ड्यूटी यूरोपियन यूनियन की है वो 4% से कम है, और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा है। तो टेक्सटाइल अपैरल में 9% से ऊपर है, उसको जीरो किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब क्विकली एक काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म का दौर है। प्रोटेक्शनिज्म के इस दौर में क्या एफटीए कम्स विद रिस्क? उसमें ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं, रिस्क होगा। जैसे अभी कहा गया कि यूरोपीय देशों के चाहे वो डिफॉरेस्टेशन को लेकर हो, मानवाधिकारों को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, लेबर राइट्स को लेकर हो, वुमेन एम्पावरमेंट की, जेंडर के बहुत से अलग अलग मापदंड हैं जिन पर हमें खरा उतरना होगा। और खासकर एक CBAM जिसको हम कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो पर्यावरण को लेकर हैं, उनके चलते आपके जो स्टील है, एल्युमिनियम है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे तालमेल बनाने में समय लगेगा। पर यह है कि जैसे सेवा के क्षेत्र में 20% ऐसा अनुमान है कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो ये अगले साल पहली जनवरी से जब ये लागू होने की उम्मीद है, 20% उसमें बढ़ावा आ सकता है। तो जो कह रहे हैं कि जो $83 अरब का सर्विसेज का हमारा ट्रेड है वो 2030 तक दुगना हो जाएगा। ठीक उसी तरह से गुड्स ट्रेड जो है $136 अरब वो भी दुगना होने की उम्मीद है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में ये जो जिस तरह से एफटीए बनाया गया है, मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वो एक मंशा जाहिर करता है, उसको कार्य करने में समय लगेगा। कुछ क्षेत्रों में बड़ी जल्दी बदलाव आएगा, कुछ में समय लगेगा। ठीक है, शरद कोहली साहब, क्या लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भारत की और इस एफटीए डील को भारत और ईयू के बीच में इसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिस 2047 विजन के साथ भारत इस वक्त आगे बढ़ रहा है, जब हम डेवलप्ड कंट्री के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं? और साथ में एड ऑन सवाल जो मैंने चारू से भी पूछा था कि एक्सपोर्ट बूस्ट तो है, लेकिन क्या ये इंपोर्ट सर्ज का खतरा भी? नमस्कार पूर्णिमा, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और भारत 24 के सभी दर्शकों को। देखिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और इसी वजह से आज यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो वो खाली इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि हम एक ट्रेड डील करके अपने राजनीतिक मंसूबों को सिद्ध करना चाहते हैं। उनको भारत के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट दिखाई दे रही है। भारत की इस समय सिर्फ मिडिल क्लास की मैं बात करूं पूर्णिमा, तो वो 45 करोड़ पहले थी, उसमें 25 करोड़ लोग वो जुड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं पिछले चंद सालों में। तो करीब करीब 70 करोड़ की मिडिल क्लास और नियो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, वो बन गई। इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिका से दुगनी, तो यहाँ खाली मिडिल क्लास मार्केट है 140-45 करोड़ की। और यूरोप में अब भारत की बहुत इज्जत है। मुझे इन 27 देशों में से ज्यादातर देशों में जाने का पूर्णिमा मौका मिला है और मैंने वहां भारत की बढ़ती हुई साख पिछले कुछ सालों में देखी है कि अब भारतीयों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और पहले किस तरीके से भारतीय को देखा जाता था। तो मुझे लग रहा है यूरोप को अब नजर आ रहा है कि अब, क्योंकि वो भी अमेरिका के टैरिफ से प्रताड़ित है, ग्रीनलैंड की वजह से। फ्रांस ने तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने से मना किया, तो ट्रंप साहब ने उन पर 200% का धमकी दे दी। और कैसे किसी दोस्त को दुश्मन बनाया जाता है, ये कोई, मुझे लग रहा है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से इस समय सीखे, क्योंकि यूरोप इतना पक्का अमेरिका का दोस्त हुआ करता था
और भारत भी हुआ करता था, आज भी है भारत, तो अमेरिका का रवैया है अपना देखने का। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से प्रताड़ित थे, और इसको भारत की ग्रोथ स्टोरी की जहां तक बात है पूर्णिमा, भारत की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की तरफ हम अग्रसर हैं। यूरोपियन यूनियन के ही एक देश जर्मनी को हमने अब ओवरटेक करना है, जो मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर हम ओवरटेक कर लेंगे। और सबसे ज्यादा अगर किसी के दिल पर, एक कहावत होती है सांप लौटना, अगर सांप लौट रहा होगा तो वो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन पर लौट रहा होगा। क्यों? क्योंकि कल रात को उनके स्कॉट बेसेंट हैं, उनके मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि यूरोप ने भारत के साथ डील करके रशिया के वॉर को अपने ही खिलाफ फंडिंग का एक मसला निकाल लिया है। तो ये बताता है कि उनकी किस प्रकार से ईर्ष्या है, किस प्रकार से जलन है इसको लेके। और अमेरिका का आज, क्षमा करें मैं अमेरिका के बारे में यहाँ कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि इस डील से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए पूर्णिमा अमेरिका का, कि उनके कारण एक अंग्रेजी में शब्द होता है हडल, ये जो सारी दुनिया एक हडल में आ गई। 19 साल से अटकी हुई डील इतनी जल्दी हो गई। भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मेहनत करी, भारत सरकार ने मेहनत करी, यूरोपियन यूनियन ने मेहनत करी, यूरोपियन कमीशन ने मेहनत करी, परंतु ये जो जल्दी हुई है इसमें ट्रंप साहब का कुछ हद तक मुझे लगता है उनका धन्यवाद बनता है कि उन्होंने, उनका अब कोई दोस्त नहीं रहा है पूरी दुनिया में। साउथ कोरिया के ऊपर सबसे पहला वो देश था साउथ कोरिया पूर्णिमा, जिसने जुलाई 2025 में अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करी थी 15% मात्र टैरिफ पे। उसको भी कल रात को ट्रंप साहब ने 25% कर दिया बढ़ा के, कि हम 10% बढ़ाते हैं क्योंकि आपके पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया वगैरह वगैरह। और यूके और यूरोप उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ये वो देश थे जो उनकी हर बात मानते थे। उनको भी उन्होंने ग्रीनलैंड के पीछे और जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कारणों से उनको भी उन्होंने अपने से दूर कर दिया, नेटो में दरार डाल दी। मुझे लगता है कि अमेरिका अब ऐसी पोजीशन में है कि वो किसी को अपना दोस्त कैसे कहेगा, ये देखने की बात है। 2 लाइन में आपकी इजाजत हो तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कहना चाहूंगा पूर्णिमा कि वो 2 लाइन ये है कि हमने बदला नहीं दिल की आदत को, हमने बदला नहीं दिल की आदत को, बस वो चेहरा बदल गया जिसे हम चाहा करते थे। हमने तो अमेरिका से कभी ऐसी अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए, कभी उसको डेड इकोनॉमी नहीं कहा, कभी उसको कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने खुद ये सिचुएशन क्रिएट करी और आज हमें फक्र है कि देशों के साथ रिश्ते को आज डेफिनेटली अमेरिका एक सिचुएशनशिप के तौर पर देख रहा होगा कि ये सिचुएशनशिप है। लेकिन ये सिचुएशनशिप संजीव श्रीवास्तव साहब किन सिचुएशंस के साथ पैदा हुई? और ट्रेड डील मदर ऑफ ऑल डील्स तो हुई है भारत और साथ ही यूरोपियन यूनियन के बीच में, लेकिन बार बार जो चर्चा हो रही है 2 देशों को लेकर, एक टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, अनप्रेडिक्टेबल मैन, और दूसरी तरफ चाइना को लेकर भी बार बार चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि ये ट्रेड डील एक तो चाइना के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस को क्रिएट करने का या उसको मजबूत करने का भारत के पक्ष को थोड़ा सा और वो करेगा, डिपेंड करेगा, और दूसरी तरफ क्या एक सीधा सा सवाल, जितना भी इम्पैक्ट भारत पर यूएस के टैरिफ से पड़ रहा था, क्या भारत और ईयू की डील उसे कवर अप कर पाएगी? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये भारत और यूरोपियन यूनियन की जो विशाल आबादी है, 2 बिलियन जो पॉपुलेशन है, उसके लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है ही। और दोनों ही जो इकोनॉमीज है, चाहे वो भारत की इकोनॉमी हो या 27 राष्ट्रों का यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक हो, अब वो पूरी तरीके से और एनॉर्मसली, बहुत ही गहरे तरीके से उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है। और जैसा कि हमारे मेरे पूर्ववर्ती पैनलिस्ट ने इसके बारे में बताया भी, तो किस तरीके से बेनिफिटेड होते जा रहे हैं, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी चर्चा की। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई, ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये खबर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जो मैसेज गया है, और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज गया है कि विश्व में यदि अमेरिका ये सोचता है कि वही पूरे विश्व के, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर हो या स्ट्रेटेजिक ऑर्डर हो, उसको वो डिटरमिन करेगा और उसको डिक्टेट करेगा, तो वो दिन बीत चुके हैं। ये अब 21वीं सदी के हम से दशक में रह रहे हैं, उसमें भी 25 वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसे में विश्व के राष्ट्रों के पास जो अन्य राष्ट्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा जो अन्य शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, उन सभी के पास वो रिसोर्सेस, वो कैपेबिलिटीज है, उतना स्पेस है और उतना संकल्प है
कि वो आपस का कोलैबोरेशन गहरा करके नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं और वो नए विकल्प बहुत बड़े तरीके से तलाशे जा सकते हैं। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स करके जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक बहुत ही ज्यादा हेजियोनिस्टिक जो टेंडेंसीज हैं उसको एक मैसेज दिया गया है, बेहतर हो कि आप अपने कदमों पर लगाम लगा लें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा जो खामियाजा है अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। यद्यपि कि ये जो ट्रेड डील है वो 2007 से नेगोशिएट की जा रही थी, लेकिन जैसा कि सरल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, चाहे वो इकोनॉमिक एग्रेशन हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक एग्रेशन हो, उसकी वजह से इस डील को नेगोशिएट करने का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हुआ और वो एक्सेलरेशन उसमें आया है, इसमें कोई बुराई नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो उर्सुला वॉन डेयर का आपने स्पीच देखा कि किस तरीके से डावोस में उन्होंने जब बातें रखी और बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पीच थी जिसमें कि वो इस बात को कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके की प्रवृत्तियां अभी दिखाई देती हैं और जाहिर है कि उनका इशारा ट्रंप प्रशासन की तरफ था, ऐसे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो फिशर्स हैं वो परमानेंट दिखाई देते हैं और ऐसे में यदि समस्या कोई परमानेंट आ गई है तो उसका समाधान भी परमानेंट ढूंढना होगा। लेकिन एक क्विक काउंटर क्वेश्चन संजीव साहब की क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ये डील कहां पर फिट होते आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये उसके आगे भी बहुत सारे मायनों में इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चारों आ रही हूँ आपके पास में। यकीनन इसके जो मैं बात कर रहा था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल जो फीचर्स हैं यदि वो परमानेंट दिखाई देते हैं तो उसका समाधान भी परमानेंट ढूंढना होगा। ये यूरोप के राष्ट्रों की अपनी कंसिडरेशंस हैं और यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि नेटो भी आज खतरे में दिखाई दे रहा है। पूरा यूरोपियन यूनियन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो उनका बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप या रादर ये कहें बैंड वैगनिंग जो किया करते थे और अमेरिका के पीछे लगातार खड़े रहते थे, उसमें भी अपनी कंसिडरेशंस आ रहे हैं। यूरोप के जो राष्ट्र हैं अपने अपने स्वयं के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ सकते हैं, यूरोपियन नेटो की तरफ वो बढ़ सकते हैं और जाहिर है कि ये यूरोप के लिए टर्निंग पॉइंट मैं इसको कहूँ, यूरोप के अंदर बड़े सीरियस कंसिडरेशंस आ गए हैं और जाहिर है कि इसका जो प्रभाव है वो विश्व पर पड़ने जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने बात है या चाइना का आपने देखिए, हमारे चाइना के साथ जो वो बेहद महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूँ। और चाइना विश्व की सबसे बड़ी मार्केट जो उसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर वो जो उभरा है मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पे है, वो उसका प्रभाव हालांकि वो कम हो रहा है लेकिन अभी उसका एक सब्सटेंशियल प्रभाव बना रहेगा। लेकिन भारत एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में आगे बढ़ने वाले तेज गति से अपनी होगा। ठीक है। चारों इस बीच में जब यूएस की तरफ से बार बार टैरिफ लगाया गया तो हमने बहुत सारी बातें ट्रंप की तरफ से भी सुनी कि भाई डेड इकोनॉमी है, हमने बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से भी सुनी, सरेंडर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब आप सारी चीजों को रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि डेड इकोनॉमी कहने वाले कहते रहे, लेकिन साइलेंट डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ती है जब आज प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। जी पूर्णिमा जी, देखिए हमारे देश को कोई कुछ भी कहे, सच्चाई ये है कि आज विश्व भारत के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर आप इसको डेड इकोनॉमी मानते हैं तो कागज पर डेटा और नंबर्स के साथ हमने बार बार ये प्रूव किया है कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, आज हम चौथे नंबर पर पहुंच गए, बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। देखिए पिछले 30 सालों में देश एक ही तरीके से एक ही एक्सेस पे चलता था, जहां पर अमेरिका सेंटर्ड रूल्स होते थे और चाइना सेंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब वो यूनिपोलर दुनिया खत्म हो चुकी है, अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, दुनिया का ब्लूप्रिंट बदल चुका है। अब हम ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, जबरदस्ती के साथ नहीं। भारत के ऊपर जबरदस्ती नहीं चलती, कोअर्जन नहीं चलता। तो हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ, अपने छोटे से छोटे व्यापारी को साथ लेकर एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेड डील आज साइन करके हटे हैं। और मैं आपको बताती हूँ इसकी स्ट्रेंथ फिर से, 1/3 दुनिया की ट्रेड इन 2 इकोनॉमी से आती है। 1/3 ये बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद 25% जब आप जीडीपी कंट्रोल करते हैं, जब आप 99% ट्रेड को आप टैरिफ फ्री बना देते हैं, तो दुनिया को एक नए नजरिए से ना ही केवल ये 2 इकोनॉमीज देख रही हैं, आसपास के हर एक देश भी देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना।
लेकिन अजय उपाध्याय जी, ऐसा नहीं है मतलब ट्रंप को देखते हुए और उनके पास बिहेवियरल इशू को देखते हुए कि वो इस ट्रेड डील के बीच में टकराव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई और नए प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कान घुमाकर पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तय है कि एफटीए यूएस को अनकंफर्टेबल तो कर ही रहा है। और दो तीन बातें हैं। पहले तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, मैं इसको वर्ल्ड डिजॉर्डर कह रहा हूँ, जिस तरह से सारी जगह इकोनॉमी का हाल आपस में एक अमेरिका ने मिलकर के कर दिया है, ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। तो इस ट्रांजिशन के फेज में अमेरिका अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ साथ डिजॉर्डर भी डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आपसी जो छोटे छोटे इकोनॉमी जो है जहाँ जहाँ है विश्व में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। और उसका नतीजा ईयू को भी भुगतना पड़ा है। ईयू के अंदर भी ये कहीं ना कहीं घबराहट रही है और है आज भी। इसलिए ईयू भी अपने पुराने शर्तों को छोड़ करके कई बार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, थोड़े बहुत समझौता करके। जैसे भारत के साथ यदि ये डील हुआ है तो मैं शरद कोहली जी से वाकई सहमत हूँ इस बात से कि कहीं ना कहीं ट्रंप का इसमें एक अप्रत्यक्ष बड़ा रोल है। पर जो परिस्थिति भारत के साथ अमेरिका का है, मुझे लगता है ईयू के साथ वो परिस्थिति पहले भी नहीं रही है और आज भी नहीं है। अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिक डील हम करना चाह रहे हैं या जो जिस पर वार्ता हो रही है, उस पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका का लिए इसलिए अमेरिका की तरफ से हो रहा है कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को वो पूरी तरह चाहता है खोल दें। ईयू के साथ मुझे लगता है कि बहुत संतुलन का मामला है। ईयू के साथ हमको एमएसएमई फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बने, नियम कायदे कानून के तहत रह करके, ये इस डील के माध्यम से यदि ये होगा तो बेहतर होगा। और दूसरा जो है, मुझे करेक्ट करिएगा उपाध्याय साहब, इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने एक्सेप्शन नहीं रखा है क्या? मुझे लगता है ये पूरी फाइनल स्टेज में जब आएगा बातें तब हम लोग को भी समझ में आएगी। मैं भी अभी आपके चैनल पर अचानक ये बात रख दूं तो अच्छा नहीं है, पर सरकार जरूर इस पर ख्याल रखी होगी, क्योंकि वो मुद्दा ही कहीं ना कहीं अमेरिकन डील को लेकर के भी डिस्टर्बिंग अभी है और अभी भी वो इस कारण से आगे बढ़ भी रहा है। क्योंकि हमारे डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को यदि खोल दिए तो एक तरह से ये विकास के साथ संतुलन हम नहीं बना पाएंगे और इन क्षेत्रों में एक सर्वनाश की दिशा भी तय होगी। अमेरिका का जो जिस तरह से जितना सस्ता सब्सिडी के कारण ये फैक्टर है और अमेरिका चाहता भी है कि ऐसा हो, पर हमारे नेगोशिएटर जो हैं इस पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अंतिम दौर में जहां हमारा हित प्रोमिनेंट होगा वहीं जाकर के बात बनेगी। हम ऐसा मानते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। ईयू के साथ जो डील हुआ है इसमें नेचुरल है कि एफडीआई का बड़ा फ्लो हमको आता है और जो मेजर हमारा सेक्टर है, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिनांस और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, तो इन सेक्टर्स में हम जो है पहले से भी एक बड़ा एफडीआई फ्लो हमको यूरोपियन यूनियन के देशों से मिलता रहा है। आगे भी हमको ऐसा है कि इसके कारण और बढ़ोतरी होगी। हाँ, एक इशू हो सकता है इस डील के दौरान आई हो या आगे भी आएगी ईयू में कि कार्बन जो बॉर्डर टैक्स एक लगाते हैं वो लोग, जो सामान हम सस्ता यहाँ से लेते हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर किस स्तर तक हम आपस में संतुलन बना पाएंगे, ये भी एक फैक्टर काम इसलिए करेगा कि इससे जुड़ा हुआ हमारा रोजगार का सेक्टर भी होगा और रोजगार ज्यादातर हम पैदा एमएसएमई सेक्टर में ही कर पाते हैं, तो छोटे उद्योगों पर इसका क्या असर होगा। जो चीज हम निर्यात करेंगे, अभी तक निर्यात में भी हम सरप्लस हैं, तो आगे और बढ़े इसके लिए सरकार ने जरूर प्रयास किए होंगे। जब डील फाइनल स्टेज में सबके बीच आएगी तो उपाध्याय जी क्विकली, क्योंकि जो आपने अप्रत्यक्ष रोल वाले अमेरिका का जिक्र किया है, तो प्रत्यक्ष रोल वाले भारत को 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? देखिए, ईयू के एफटीए के मामले में जो डील हुआ है, ये डील तो बेहतरीन मैं मानता हूं, भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर हुआ है और हमारी जो ये बड़ी मार्केट है या बड़ा जो ये मैन पावर जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है, उसके कारण ईयू को भी बहुत लाभ होने जा रहा है। परिस्थितियां अमेरिका की भी रही हैं, लेकिन उसके अलावे भी ये डील पहले से भी वार्ता के दौर में थी। आगे बढ़ने का कारण एक तत्कालिक कारण हो सकता है। उर्सुला जी की तरफ से कहा भी गया, उनकी तरफ से माहौल रहा कि हमने समय लिया लेकिन हम एक मजबूत डील की तरफ बढ़े हैं। चारू 30 सेकंड्स में प्लीज अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों से समय का ये मांग भी है, समय का मांग है आज। बिल्कुल चारू जी, बहुत सारी बातें आज जो अजय जी बोल रहे हैं, मैं खुश हूं कि वो बहुत पॉजिटिव तरीके से इस एफटीए को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ या बेटर ह्यूमन राइट्स की तरफ या महिलाओं के इंक्लूजन की तरफ
पूरी दुनिया बढ़ रही है, हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो जिन चीजों की हम कभी कभी चिंता करते हैं, चाहे वो पर्यावरण रिलेटेड हो या लेबर रिलेटेड हो, उन सारी चीजों को हमारे देश में भी सशक्त करने में इस एफडीए के द्वारा हमको सहयोग ही मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जो ग्रीन ट्रांजिशन एक कोलोनिज्म की तरह चलता था, जबरदस्ती की तरह चलता था, अब उसको हम एक आसान तरीके से अचीव कर पाएंगे। वैसे भी जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात आती है, हमारा देश ऑलरेडी विश्व का एक लीडर बन चुका है, चाहे वो सोलर की बात हो या हमारा कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल ग्रिड की बात हो। और एक बिजनेसमैन की तरफ से ये कहा गया है कि ये डील प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सोच के नतीजे के तौर पर जरूर देखी जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। शरद कौली जी, फिर संजीव जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी। आई नो सर लिटिल डिफिकल्ट प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स में, बट आई टेक योर क्लोजिंग कमेंट। हाँ, इसमें मंशा बहुत एक तरह से एम्बिशियस है। टैरिफ घटाए गए हैं, पर टैरिफ्स में भी बहुत सीमित तरीके से उनको घटाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण ऑटो सेक्टर का है, जहां 110 से कम करके 40% है, पर ये केवल वहां लागू होगा जहां 15,000 यूरो से ज्यादा महंगी गाड़ियों की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरह से कृषि में भी और डेयरी में भी बहुत सीमित तरीके से टैरिफ घटाए गए हैं, और टैरिफ ही अपने आप व्यापार को तय नहीं करते। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी आपको देखना होता है, जिसमें वो सब मानवाधिकार और पर्यावरण वगैरह आते हैं। जहां यूरोप के मापदंडों पर भारत के निर्यात को अच्छा उतरना होगा, इसलिए इसको कार्यान्वित करने में समय लगेगा। ओके, शरद कौली साहब। देखिए, यूरोप की मार्केट में पूर्णिमा अभी तक चाइना का दबदबा था। मैं इन 27 देशों में से ज्यादातर देशों में गया हुआ हूं। मैंने वहां देखा कि वहां के शेल्फ में ज्यादातर चाइना का सामान था, और यूरोप में इसको डीकपल करने की बात चल रही थी। भारत का सामान क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं था। अब टैरिफ हटने से भारत का सामान उसमें टक्कर में आएगा। मुझे लग रहा है चाइना का रिप्लेसमेंट यूरोप में भी देखने को आपको मिलेगा, और इस डील के आने वाले जो फायदे हैं वो आपको अगले चंद वर्षों में दिखलेंगे। हम ये ना देखें कि कल सुबह से इसमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। अभी इसको यूरोपियन पार्लियामेंट ने रैटिफाई करना है। आपका क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं ये अंत में कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो डील है, वो बड़े सकारात्मक अप्रोच के साथ की गई है। ये किसी की कॉस्ट के आधार पर की जाने वाली डील नहीं है। और मैसेज मैं ऐसी आशा करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत से ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है, उसमें भी वो लेसन्स ड्रॉ करेगा, और एक जो ट्रेड डील है वो फेयर तरीके से भी बातचीत से भी हो सकती है। ये मैसेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाता है। और अब ट्रम्प प्रशासन को निर्धारित करना है कि क्या वो ट्रेड का वेपनाइजेशन करेंगे या बातचीत के माध्यम से। दूसरा, भारत की जो ग्लोबल बार्गेनिंग पावर है उसको भी ये बहुत परमानेंट और मजबूत करते हुए नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चारू आपका, अजय उपाध्याय जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, शरद कौली जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद। सवाल ये नहीं है कि भारत और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड डील हुई उससे क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में या बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में और इकोनॉमी में भारत अब निर्णायक भूमिका में बैठा हुआ, मजबूती के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।